हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिंदया पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस। ठीक है, ये जो हम साइंस आपको पढ़ाएंगे, देखिए आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों इसमें आराम से हो जाएगा। ग्रुप डी में साइंस का वेटेज अधिक है, लेकिन एनटीपीसी में साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। ठीक है, तो स्पेशली ये साइंस आपके ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके 100 नंबर के एग्ज़ाम में 25 नंबर की साइंस ही आने वाली है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग की पहली क्लास है और स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिक्स से। ठीक है, क्लास 10th में जो आपकी सिलेबस में एनसीईआरटी के चैप्टर दिए हैं, वहाँ में हम उसी के क्रम में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। आज पहले हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स के सभी चैप्टर्स करेंगे, फिर उसके बाद क्लास 9th के, फिर इसी क्रम में हम लोग आगे केमिस्ट्री और बायो भी पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग देखिए, जो शानदार नोट्स हम आप लोगों के लेकर के आए हैं, ये नोट्स आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग किसी भी यूट्यूब चैनल में ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये मेरे खुद के अनुभव से हम खुद अपना एक नोट्स बनाए हैं जो आपके पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है। तो दोस्तों आपको भी क्या करना है कि जैसे हम क्लासेस आप इस पे अपलोड करेंगे, आप लोग क्लासेस को देखते जाइए और इसके साथ नोट्स बनाते जाइए। पहले एक चैप्टर हम लोग समाप्त करते हैं थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, उसके बाद इससे बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम साथ में कराएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। आप देखते होंगे कि बहुत सारे चैनल पे आपको बस केवल लाइट यानी प्रकाश या फिर इस तरह करके चैप्टर दे करके आपको उसी में पूरा समाप्त कर जाएंगे। यहाँ पे हम आपको एक से छोटी चीज़ सभी पॉइंट को एक साथ लेके चलेंगे। तो देरी न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग का है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक, देखिएगा, सबसे पहले हमको समझना प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए इसको कि बोर्ड की साइंस और आपके आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उतना ही समझना जितना आपके लिए उपयोगी हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको वहाँ थियरी लिखना नहीं है ना तो कोई परिभाषा लिखना है। समझते जाइए, जो की पॉइंट होंगे जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मेन चीज़ क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है कि क्वेश्चन को बनाना। तो कॉन्सेप्ट के साथ उतनी चीज़ें हमको समझना है जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। हम हर जगह आपको पॉइंट बताते जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, किस पॉइंट को आपको नोट करते जाना है। बाकी आप लोग अगर साथ में पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको रिवीजन के लिए। प्रकाश के बारे में पहले हम समझ लिए, प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के कुछ स्रोत हैं। स्रोत में देखेंगे हम, दो स्रोत होता है प्रकाश के, एक प्राकृतिक स्रोत होते हैं और एक क्या होता है, कृत्रिम स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत में जैसे देखिए सूर्य हो गया, तारे हो गए इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक स्रोत है। कृत्रिम स्रोत में क्या है, जैसे मोमबत्ती हो गई, विद्युत बल्ब हो गया, टॉर्च लाइट वगैरह, सब किस में आ जाएंगे, आपके कृत्रिम स्रोत में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम प्रकाश स्रोत के आधार पर, यानी इनके आधार पर प्रकाश स्रोत को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ से प्रश्न बनता है, देखिएगा, एक है दीप्त प्रकाश स्रोत होता है और एक होता है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, स्रोत के आधार पर दो पार्ट हैं, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत होता क्या, पहले जानिए। यानी वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। याद रखिएगा, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे देखिए सूर्य क्या है, प्रश्न आता है यहाँ से, अभी हमको बताएंगे प्रश्न कैसे बनेगा, पहले समझ लीजिए। सूर्य एक दीप्त प्रकाश स्रोत है जो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे होंगे और विद्युत बल्ब, ये खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब क्या है, ये दीप्त प्रकाश स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। यानी वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होकर हमको दिखते हैं, यानी जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। समझिएगा, यानी वे प्रकाश स्रोत जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता बल्कि वह दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर हमको दिखती है। जैसे मान लीजिए कांच है, कांच में क्या खुद का प्रकाश होता है, कांच पे हम टॉर्च लाइट जलाते हैं तो कांच हमको दिखेगा। ठीक है, जब इस पे कोई प्रकाश आपतित होगा तभी हमको दिखेगा। चंद्रमा देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार आया है कि चंद्रमा किस प्रकार का स्रोत है।
दीप्त प्रकाश स्रोत है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो हम लोग सोचेंगे चंद्रमा में खुद का प्रकाश होता है क्योंकि उजाला करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पता भी होगा आप लोग को कि चंद्रमा क्या है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा क्या है आपको, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, इतना चीजें समझ में आई। दीप्त और अदीप्त में अंतर समझ में आया ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बने हैं। जैसे देखिएगा 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की। तो किसको बताएंगे, आइंस्टीन ने। कब की थी, 1905 ईस्वी में। इसके लिए 1922 में इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट क्या समझना है आपको, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी, तो आइंस्टीन ने की थी। कब की थी, 1905, ठीक है, 1905 में। और इसी खोज के लिए, इसी की व्याख्या के लिए 1922 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है जिन्हें कणिका कहते हैं। यानी न्यूटन ने क्या बताया, देखिए थ्योरी से क्वेश्चन सीधे आते हैं कि यह किसकी अभिधारणा है कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है। तो किसकी अभिधारणा है, न्यूटन की। न्यूटन ने क्या बताया कि जो प्रकाश है वो कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के ही बना है, जिसे इसको क्या कहते हैं हम लोग, कणिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यंग ने व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया। देखिएगा यंग क्या है, थॉमस यंग एक भौतिक वैज्ञानिक है जिन्होंने व्यतिकरण की सहायता से क्या किया था, तरंग गुण को साबित, यानी तरंग गुणों के बारे में बताया था। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि थॉमस यंग ने किसकी सहायता से तरंग गुणों के बारे में बताया, तो व्यतिकरण की सहायता से। अब व्यतिकरण होता क्या है कि दो या दो से अधिक तरंगों का आपस में टकराना ही क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। फिर से समझिएगा, व्यतिकरण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तरंगों का आपस में टकराना व्यतिकरण कहलाता है। तो थॉमस यंग ने व्यतिकरण की सहायता से ही तरंग गुण के बारे में बताया था हमको। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। ठीक है, समझना है हमको कि जो आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स है उसमें हमको बताया गया है कि जो प्रकाश है तरंग और कण दोनों है। यहीं पे एक आता है आपको क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, समझिएगा थोड़ा से। क्वांटम सिद्धांत में बताया गया है कि प्रकाश न तो पूरी तरह से कण है और न ही पूरी तरह से तरंग है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखना, सभी पॉइंट आप नोट करते जाएगा जो बताए अभी हम। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। देखिएगा पहला पॉइंट, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, सबको पता है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। और प्रकाश के संसरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। समझिएगा, जो प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, सबको पता है प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डाटा आप लोग नोट करते रहिएगा, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उसको भी आप लोग साथ में नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ये प्रकाश के गुण ही है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। तो यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा, प्रकाश किन तरंगों के रूप में, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अब देखिएगा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और अब समझिएगा अलग अलग माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे अगर हम कहें वायु में प्रकाश की चाल अलग होगी, जल में प्रकाश की चाल अलग होगी, कांच में अलग होगी। ठीक है, इन्हीं प्रकाश की चालें क्या होती है, अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। देखिए एक पॉइंट फिर यहाँ पे निर्वात में प्रश्न अभी बताए थे आपको, फिर यहाँ पॉइंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, एग्जैक्ट डाटा आपसे पूछ लिया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और ये बात किसने पता लगाया था, तो रोमर ने। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया था, रोमर ने। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल में बारे में हमको किसने बताया था, तो रोमर ने बताया था। लास्ट पॉइंट है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एग्जैक्ट डाटा आपका है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीजें हम लोग देखते हैं, इसके आगे आते हैं प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, समझिएगा प्रकाशिक माध्यम क्या है,
यानी जिन माध्यमों से प्रकाश होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश जो गमन करता है, जब इसका संचरण होता है तो ये किन माध्यमों से होकर गुजरता है, उन्हीं माध्यमों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इनके 3 पार्ट हैं। यहाँ से परिभाषा यानी एग्जाम्पल के प्रश्न आते हैं। जैसे समझिएगा, पारदर्शक माध्यम क्या होता है। पहला आपका है पारदर्शक माध्यम, यानी समझना इसमें हमको, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें जब गमन करती हैं तो वे माध्यम जिनमें प्रकाश की किरणें सीधे आर पार चली जाए, ठीक है, उनका अधिकांश भाग क्या हो, गुजर जाए, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग पारदर्शक माध्यम। जैसे वायु है, ठीक है, वायु कैसा माध्यम है, पारदर्शक माध्यम। वायु प्रकाश के साथ सीधे चली जाती है। कांच हो गया, स्वच्छ जल होगा, वो भी क्या होगा, हमारा पारदर्शक माध्यम का काम करेगा, ठीक है। समझिएगा, वायु और कांच कैसा माध्यम है, तो पारदर्शक माध्यम, क्योंकि इससे क्या होगी, प्रकाश की किरणें क्या होगी, सीधे पूरा उसका अधिकांश भाग गुजर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा हमारा पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम में क्या होता है, केवल आंशिक भाग में प्रकाश गुजर पाए, यानी ऐसा माध्यम, ठीक है, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं, ठीक है। इवन कुछ भाग इससे गुजर पाए, जैसे दूषित जल हो, जो दूषित जल जैसे जिसमें मान लो कीचड़ वाला जल है, उसमें क्या होगा, प्रकाश पूरी तरह से नहीं गुजर पाएगा, कुछ ही उसका भाग गुजर पाएगा। घिसा हुआ कोई कागज है, तेल लगा हुआ कोई कागज है, ये सब उदाहरण आपको याद रखना है। प्रश्न आएगा कि घिसा ऐसे दे देगा कि निम्न में से कौन सा पारभाषक माध्यम है, ऑप्शन दे देगा, इसमें का 1 2 इसमें दे देगा, इस तरह करके। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, दूषित जल, घिसा हुआ कागज और तेली कागज कैसा माध्यम है, तो पारभाषक माध्यम है। लास्ट आपका है अपारदर्शक माध्यम, यानी जिनसे होकर प्रकाश की किरणें गुजर ही न पाए, जिससे प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है। जैसे लकड़ी है, बताइए अगर लकड़ी कोई है, क्या लकड़ी के आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकता है। लोहा हो गया, कोई दीवार हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, आपकी अपारदर्शक माध्यम है, ठीक। तो समझ में आया आपको ये तीनों चीजें। पारभाषक माध्यम क्या होता है, पारदर्शक माध्यम क्या होता है, क्रम से याद रखना आपको। पारदर्शक मतलब जिससे प्रकाश गुजर जाए, पारभाषक जिससे कुछ भाग गुजरे, पूरी पूरी तरह नहीं, और अपारदर्शक मतलब जिससे प्रकाश की किरणें न गुजर पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके आगे, प्रकाश पुंज, ठीक है, समझिएगा। प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश यानी प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज क्या होता है, तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं, अगर बेसिक आप समझ लेंगे तो अभी आपको आगे दर्पण पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, सब चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी। इसलिए पहले आपको बेसिक थोड़ा इसमें समझना है। प्रकाश पुंज क्या कहलाएगा, तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, पहली आपकी अभिसारी प्रकाश पुंज, समझिएगा। अब देखिए इसको ट्रिक से आपको याद रखना है, एक ट्रिक बताएंगे हम आपको। अभिसारी मतलब अभी से आ रही, फिर से उसको थोड़ा स्लो करके बोलिए, अभिसारी, अभी से आ रही हैं, यानी जब प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर आपको मिलती हुई प्रतीत हो या आती हुई दिखे, क्या है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो इन प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिएगा इसमें प्रकाश की, देखिए एक कोई पॉइंट है, कोई बिंदु ले लेते हैं हम लोग, ऐसे समझिए एक बिंदु है, एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ठीक, एक इस तरह आ रही है, एक इस तरह है। अभी आपको बताएं, अभिसारी मतलब अभी से आ रही हैं, तो किसी एक ही बिंदु पर सभी किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो इन किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, देखिए अपसारी अभिसारी में कन्फ्यूजन होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण है, कौन अभिसारी लेंस है, ये सब चीज़ें आपको आगे आएंगे, तो अभी समझ रहेंगे तभी उस टाइम कर पाएंगे आप। अभिसारी का सेम उल्टा अपसारी है, तो याद कैसे रहेगा हम बताएं, अभिसारी मतलब अभी से आ रही हैं, अपसारी से क्या होगा, इसका सेम उल्टा, किसी एक बिंदु से किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे हम, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, तो एक ही बिंदु से आ रही हैं, इसको कह सकते हैं आ रही हैं या जा रही हैं, एक ही चीज है, एक ही बिंदु से, जैसे कोई पॉइंट है, यहाँ से किरणें जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। देखिए ये इस तरह, इसमें क्या था कि यहाँ से किरणें एक बिंदु पर आके मिल रही थी, ठीक है। फिर समांतर प्रकाश पुंज, जिसमें किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, देखिए ये सब क्या एक दूसरे के
पैरेलल है, इनको क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक, समझ में आया। अभिसारी मतलब एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, अपसारी मतलब एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, और समांतर प्रकाश पुंज मतलब सभी किरणें क्या एक दूसरे के समांतर होंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रकाश का परावर्तन। समझिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराता है, ठीक है, ऐसे समझिएगा, पहले इसको इस तरह समझ लेते हैं हम लोग। जब प्रकाश, एक कोई सादा पेज ले लेते हैं, समझिए, पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे में देखिए, मान लीजिए कोई एक चिकना तल ले लेते हैं, पारस युक्त तल है। ये प्रकाश किरणें पहले आकर इस तल पर टकराएंगी और टकरा करके उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, डिफिनेशन आपको सीधे समझिए, डिफिनेशन बना लेना है। क्या करना है कि आपको समझना, डिफिनेशन तो लिखना नहीं एग्जाम में, समझना है। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने तल से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ में आया। देखते हैं हम लोग। जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपको कई पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले एक हम लोग क्या करते हैं, चिकना तल ले लेते हैं। पहले इसमें आपको समझाया था इस पेज पे, इसको क्या बोले थे हम लोग, कोई तल है। ठीक है, एक चिकना तल बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं हम लोग पालिश युक्त तल भी बोल सकते हैं। समझिएगा, यहाँ एक बिंदु है, ये किरणें, पहली किरण देखिए, पहले कोई किरण एक आएगी, किरण आ रही है, तो जो किरण आ करके तल पे टकराती है इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जिस पे टकराएगा, जिस बिंदु पे, इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ एक पॉइंट है, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से एक अभिलंब खींच देते हैं हम लोग इस तरह। जो किरण आके टकराए इसको आपतित किरण, टकराने के पश्चात जो किरण जा रही है इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये हो गया हमारा अभिलंब, ये आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, अब समझिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, जिसका प्रतीक क्या होता है, आई। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनेगा जिसको बोलेंगे परावर्तन कोण, जिसका प्रतीक क्या होता है, आर। बस इतना चीज आपको समझनी है, ये सभी पॉइंट आपको याद रखना। आपतित किरण किसे कहते हैं, जो किरण आकर के समतल पृष्ठ टकराती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। टकराने के पश्चात किरणें वापस चली जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकराती हैं, आपतन चिकने तल के जिस बिंदु पर, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। समझ में आया। अब देखिए बड़ी चीज है, डिफिनेशन याद करने की कोई बहुत जरूरत नहीं, आप समझ लीजिए बस। ये हमारा क्या था, एक परावर्तक पृष्ठ बोलिए इसको, इसको चिकना तल, पालिश युक्त तल, जो भी बोलिए। ठीक है, देखिए एक किरण आ रही है, इस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जो टकरा कर वापस जाएगी उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। यहाँ पे एक आपतन बिंदु, देखिए पूरा तल तो यहाँ पे है, किस तल के किस पॉइंट पे टकराई है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपतन बिंदु। याद रखिएगा, ये क्या है, आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, और आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण। ठीक है, इतना समझ में आएगा, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके आगे, परावर्तन के प्रकार। समझिएगा, परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक है आपका नियमित परावर्तन और एक आपका है अनियमित या विसरित परावर्तन। ठीक है, समझिए नियमित परावर्तन है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आप इसको दिखाएंगे देखने से। बस दो चीजें हैं, समझिएगा। जो नियमित परावर्तन हमेशा एक चिकने तल से होता है। देखिए कोई चिकना तल ले लेते हैं हम लोग, प्रकाश किरण ऐसे आई, टकरा करके सीधे चली गई। दूसरी किरण आई, टकरा करके एक दूसरे के समांतर। तीसरी किरण आई, टकरा करके समांतर। यानी जब प्रकाश की किरणें
किसी चिकने तल से टकराती हैं, टकराने के पश्चात एक दूसरे के सीधी चली हैं या समांतर हो जाती हैं, यह घटना क्या कहलाता है? यह परावर्तन कहलाएगा प्रकाश का नियमित परावर्तन। और इसी का विपरीत जो आपका अनियमित होता है वो क्या होता है? खुरदरे तल से होता है। इसमें किरणें ऐसे आई, टकराई और इस दिशा में चली गई। एक किरण ऐसे आई, इधर चली गई, ऐसे आई, इधर चली गई, यानी इसमें क्या होती है? किरणें फैल जाती हैं। यानी प्रकाश की जब किरणें किसी खुरदरे तल से टकराती एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या तो फिर क्या कहेंगे चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। यह परावर्तन कैसा कहलाएगा? अनियमित या विसरित परावर्तन। जब टकराने के बाद किरणें एक दूसरे के क्या समांतर, इसको बोलेंगे हम लोग नियमित परावर्तन। ठीक है, देखिएगा इसको। नियमित परावर्तन क्या होता है? पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि नियमित परावर्तन हमेशा चिकने तल से या पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है। ठीक है, इसका एक की पॉइंट है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पालिश युक्त तल से कौन सा परावर्तन होगा? तो नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, देखिएगा किरणें आ रही हैं ऐसे, टकरा करके सीधे चली गई, टकरा करके एक दूसरे के क्या है समांतर हो गई। ये सभी आपतित किरण है, ये सभी क्या है? परावर्तित किरण है। और ये घटना क्या है? नियमित परावर्तन का है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनियमित परावर्तन। देखिएगा इसका दो नाम है, अनियमित या विसरित परावर्तन। और यह हमेशा किससे होता है? खुरदरे पृष्ठ से होता है, याद रखिएगा। जो नियमित परावर्तन होगा वो चिकने पालिश युक्त तल से होगा, चिकने तल से होगा। और अनियमित या विसरित परावर्तन किससे होगा? खुरदरे पृष्ठ से होगा। देखिए एक पृष्ठ खुरदरा पृष्ठ ले लेते हैं। ये किरण ऐसे आई, टकरा कर इधर चली गई, ये किरण इधर चली गई, ये ऐसे चली गई, एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करती हैं और कई दिशाओं में फैल जाती है। यहाँ से देखिए एग्जाम में उदाहरण से प्रश्न आते हैं। प्रश्न है कि दैनिक जीवन में, समझिएगा, दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के उपयोग क्या क्या है? तो कमरे की खिड़कियों में लगा खुरदरा कांच, समझिएगा, जो कमरे की खिड़कियां होती हैं उसमें खुरदरा कांच क्यों लगाया जाता है? तो समझिए इसको। ये पहले तो विसरित परावर्तन का उदाहरण है। पहला उदाहरण क्या है? कमरे की खिड़कियों में लगा खुरदरा कांच। दूसरा है अखबार खुरदरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं। तो पहले को समझिएगा। पहले कि कमरे की खिड़की में लगा खुरदरा कांच सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन करता है, जो हमें ज्यादा चकाचौंध से बचाता है। कमरे की खिड़की में जो खुरदरा कांच लगता है वह सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन करता है, यानी कई सभी दिशा में उसको फैला देता है। यानी सभी किरणें एक ही दिशा में नहीं जाती, जिससे ज्यादा चकाचौंध नहीं हो पाती है। दूसरा है अखबार खुरदरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं, जिससे हम लोग क्या करें? चिकने परावर्तक पृष्ठ पे रहेगा तो उसकी अपेक्षा कम मात्रा में परावर्तन होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा पॉलिश युक्त पेपर, ज़्यादा चिकना पेपर होगा तो उससे ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा, जिससे हम लोग स्पष्ट पढ़ नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक, अब दोनों नियम पहले इसी फिगर से आप समझ लीजिएगा। जो अभी फिगर आपको समझाए थे हम कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिगर में समझ लीजिए। इसके लिए अलग से फिगर नहीं बनाया, फिर आपको समझा देंगे। देखिए प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम आपतन कोण, ये वाला कोण आपतन कोण, ये वाला कोण परावर्तन कोण, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। ठीक है, बस ये दो नियम है, समझ लीजिए। परावर्तन के नियम क्या है? देखिए पहले समतल दर्पण से परावर्तन के निम्न दो नियम हैं। कौन कौन से हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सीधे आप ये भी बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण का मान आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब देखिए इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन भी है। जैसे यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया है, समझिएगा। किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है। देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट समझ तो तुरंत फिगर बनाइए। एक हम लोग पृष्ठ ले लेते हैं कोई, ठीक है, क्या क्या है? किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ, अविलंब खींच लीजिए। कोई आपतित किरण ऐसे आ रही है और ये अविलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, समझिएगा। तो परावर्तित, ये जो किरण जा रही है, परावर्तित किरण अविलंब के साथ, ये परावर्तित किरण हो गई, अविलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो अभी नियम बताए हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके अभी जस्ट
ALP का एग्जाम हुआ था, इसमें एक प्रश्न बना था इस पे, ठीक है। तो कौन देखिए, अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो कितना क्वेश्चन रटेंगे आप पहले बताइए। कॉन्सेप्ट अगर पढ़े रहेंगे, अभी देखिए दिया है कि आपतित किरण का मान कितना दिया, आपतन कोण का मान 45 डिग्री। परावर्तन पूछा था हमसे, सीधे हम बता देंगे, यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर के होता है। अगर इसका मान 45 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। यानी हम पहला टॉपिक आपका लाए थे प्रकाश के परावर्तन में, तो प्रकाश का परावर्तन आपका पूरी तरह समाप्त हो चुका है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अब इसके आगे आपके दर्पण पे, ठीक है। दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, फिर अवतल दर्पण बनेंगे। यहाँ से ढेरों सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और बाकी साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। हम गारंटी आपको देते हैं विश्वास के साथ, आप हमको कम से कम 10 दिन का टाइम दीजिए, खुद आप कहेंगे कि आपको ऐसे नोट्स और इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। एक चैप्टर समाप्त होगा, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन आपको, अब जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे। और बाकी इसी साल के अभी जो आपके आरआरबी एलपी में हुआ था एग्ज़ाम, आरआरबी जेई में हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, उसके सभी क्वेश्चन कराएंगे, आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे, देखिए कंटेंट से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे अगर हम फिर वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो डेली एक वीडियो इस पर हम अपलोड करेंगे, डेली अब कंटेंट आपका रेगुलर चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आए, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच।